नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाने से रोकने की दिशा में उठाए जा रहे वैश्विक कदम की, और इस प्रयास में हिंदुस्तान, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुके विश्व को एक ऐसे शांति दूत की आवश्यकता है जो इस युद्ध को रोक सके। इसे रोकने के लिए रूस और यूक्रेन दोनों से प्रभावी तरीके से बात कर सके। इसके लिए मध्यस्थ की भूमिका में जो भी देश और उसका नेता इस शांति दूत बनकर आए, उसके लिए पहली शर्त यह है कि उस नेता की वैश्विक पहचान हो, उसके देश की वैश्विक धमक हो। इस लिहाज से हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही फिट है, और यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों ने ही मोदी की मध्यस्थता के लिए अपनी सार्वजनिक स्वीकृति दे दी है। पुतिन ने हिंदुस्तान के साथ साथ जर्मनी और चीन को भी इस मध्यस्थता के लिए स्वीकार किया है। ऐसा नहीं है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध को रोकने के लिए प्रयास इससे पहले नहीं हुए हैं। युद्ध के शुरू होने के एक सप्ताह के पहले ही आपको याद होगा कि तुर्की ने मध्यस्थता के लिए अपने आप को आगे किया था, और तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में दोनों देशों के वार्ताकारों ने शांति वार्ता की शुरुआत भी की थी, लेकिन बात बन नहीं पाई। और आज 2 वर्षों से ज्यादा का समय निकल चुका है और युद्ध अभी भी जारी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के दोनों नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, दोनों देशों का दौरा उन्होंने किया है, दोनों देशों के प्रमुख से मिलकर बात की है और उन्हें बताया है कि यह समय युद्ध का नहीं, शांति का है, और बातचीत से ही सभी समस्याओं का हल निकल सकता है। हिंदुस्तान की इस पहल का असर हुआ है। यूक्रेन तो पहले से ही तैयार था। रूस ने इस्तांबुल में जो शांति वार्ता विफल हो गई थी, उसे आगे बढ़ाने के लिए अपनी हामी भर दी है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से चीन और ब्राजील को मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करने की सहमति अभी आनी बाकी है, लेकिन दोनों ही इस अपने अपने हितों की रक्षा करते हुए इस शांति वार्ता के लिए तैयार हो रहे हैं। हो सकता है यूक्रेन भी अपनी तरफ से किसी और देश का नाम मध्यस्थता करने के लिए प्रस्तावित करे, लेकिन जो भी देश रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच मध्यस्थ बनने के लिए सामने आएंगे, सभी का मकसद एक ही होगा, विश्व शांति। इस युद्ध ने केवल रूस और यूक्रेन का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बहुत नुकसान किया है, इसलिए इसका रुकना पूरी दुनिया की शांति और समृद्धि दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। आज अपने प्रोग्राम में अपने विशेषज्ञों के साथ हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या करीब 26 महीने से चला आ रहा युद्ध मोदी की मध्यस्थता से रुक जाएगा? क्या हिंदुस्तान चीन और ब्राजील की मध्यस्थता रुकवा देगी युद्ध? क्या यूक्रेन चीन और ब्राजील की मध्यस्थता स्वीकार कर लेगा यूक्रेन? इस शांति वार्ता में अमेरिका की क्या भूमिका होगी? जिस विवाद के कारण यह युद्ध शुरू हुआ था, क्या उससे पीछे रूस या यूक्रेन आ जाएंगे? क्या रूस अपने कब्जे वाले यूक्रेन के इलाके को छोड़ने के लिए राजी हो पाएंगे? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। अभी तो एक कहें जो एक पॉजिटिव शुरुआत है कि शांति वार्ता के लिए दोनों व्यक्ति करीब दोनों देश जो है तैयार हो गया है, लेकिन शर्तें क्या होगी, कौन किसकी बात मानेगा? क्या रूस जिन इलाकों में यूक्रेन के कब्जा कर चुका है, क्या वो इलाके छोड़ देगा? अगर नहीं छोड़ेगा तो क्या उस स्थिति में यह शांति वार्ता जो होगी, या अगर शांति प्रस्ताव पास भी हो गया तो क्या वो प्रभावी रह पाएगा, कितने दिनों तक टिक पाएगा? इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। रूस और यूक्रेन के लिए खास तौर पर जरूरत है, क्योंकि दोनों देशों का ही केवल नुकसान नहीं हो रहा है, इस युद्ध से पूरी दुनिया भी परेशान है, पूरी दुनिया का भी नुकसान हो रहा है। करेंगे चर्चा की शुरुआत, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर सुदर्शन चक्रपाणी जी हैं, सुधीर सिंह हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। उसके बाद हमारे साथ नीरज राजपूत हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और युद्ध के मामलों को बहुत ही गंभीरता से लंबे समय से ये कवर करते आ रहे हैं, और इनकी विशेषज्ञता का भी आज हम यहाँ पर फायदा उठाएंगे, उनको भी सुनेंगे। चर्चा की शुरुआत में सुदर्शन चक्रपाणी जी से करना चाहूँगा। सुदर्शन जी, जिस तरीके से हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि यह रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है, 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और भारत की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है इसमें रुकवाने के लिए, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ भारत के मोदी की जो है चर्चा हो चुकी है, दोनों देश का विजिट कर चुके हैं। अब जो भारत के साथ चीन और ब्राज़ील का नाम आ रहा है, क्या आपको लगता है कि ये 3 देश मिलकर के इस 2 साल से ज़्यादा का समय से चल रहे इस युद्ध को रुकवा पाएगी?
सबसे पहले सुदर्शन टीवी के सभी श्रोताओं को सुदर्शन चक्रपाणी का नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले ये देखिए, मध्यस्थता कौन कर सकता है, उसके लिए कुछ बेसिक चीजें चाहिए हैं। नंबर एक कि डिप्लोमेसी के ऊपर लोगों को विश्वास होना चाहिए, खासकर कि वो दो लोग जो लड़ रहे हैं। जहां तक मोदी जी का सवाल है, उसमें कोई शक नहीं बचा। मोदी जी वो एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जो पुतिन को कह सकते हैं ये युद्ध का समय नहीं है, और उधर जेलेंस्की को बोल सकते हैं कि शांति की तरफ ध्यान दीजिए, बाकी चीजें छोड़िए। उन्होंने अपना पूरा का पूरा अपनी गरिमा दांव पे लगाई और पहुंच गए यूक्रेन लड़ाई के बीचों बीच। उस सब के बावजूद उन्होंने वहां पे ये कहीं नहीं कहा कि हम रूस के साथ नहीं हैं। अब और कौन दो देश हैं जिनका नाम पुतिन जी ने कहा? एक है चाइना। चाइना के ऊपर कौन विश्वास करता है? ना अमेरिका, ना आपकी आवाज सुदर्शन चक्रपाणी जी, आपकी आवाज जो है वो कहीं पे डिस्टर्ब हो रही है। मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा आवाज इनकी ठीक करें, तब तक मैं सुधीर जी के पास जाना चाहूंगा। सुधीर जी, यही सवाल आपसे भी है, क्या ये जो 3 देशों का नाम आगे आ रहा है, क्या आपको लगता है कि ये सक्षम है युद्ध रुकवाने में? देखिए, सक्षम होना नहीं होना एक बात है, दोनों तरफ से अगर इंडिकेटर है तभी सक्षम कोई हो सकता है। दोनों पक्षों के बगैर सहमति के युद्ध विराम नहीं होती है। रही बात कि रूस ने डोनबास सहित बहुत सारे क्रीमिया वगैरह इलाकों में कब्जा किया हुआ है, तो वो कोई खास बात नहीं है। जब भी युद्ध होते हैं तो एक पक्ष दूसरे पक्ष का कुछ न कुछ कब्जा कर लेता है। आप वेस्टफेलिया का युद्ध देखें, वर्ल्ड वार 1 देखें, 2 देखें, भारत पाकिस्तान का देखें, तो ये सारी बातें होती हैं। वो जमीन छोड़ी जाएगी, उस पे होगा। लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे यूक्रेन, रूस उसके कुछ हफ्ते पहले गए थे, तो बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। तभी बात आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी खुद यूक्रेन जाने का, जबकि इतना हैजार्डस यात्रा था, ट्रेन से लंबे घंटे तक चलना पड़ा, तो गए। तो निश्चित तौर पर आज युद्ध का वक्त नहीं है। पूरी दुनिया इससे त्राहिमाम में है, तमाम तरह के संकट हैं। रूस में भी प्रॉब्लम है, यूक्रेन तो बहुत ही बुरी स्थिति में है। तो उस हिसाब से युद्ध में शांति लाने का यह उचित समय है। और मुझे लगता है कि भारत का सबसे ऊंचा हाथ रहेगा, क्योंकि अमेरिका भी एक बड़ा पक्ष है और अमेरिका चाहेगा कि भारत अग्रणी भूमिका में रहे, जिससे चीन को यहां भी अमेरिका मात देना चाहेगा। और इस परिस्थिति को देखते हुए, इस भूराजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि रूस का जो बयान है कि भारत, चीन और ब्राजील इसमें मध्यस्थता करें, ये बड़ा सोचा समझा दिया हुआ बयान है और इसका एक पॉजिटिव असर मध्यस्थता के मामले में आगे बढ़ाने में होगा। बिल्कुल, आप दोनों से जुड़ेंगे। हमारे साथ नीरज राजपूत जी है, उनके पास में। नीरज जी, आपने लंबे समय तक आपने रक्षा डिफेंस भी कवर किया है, आपने फॉरेन भी कवर किया है, लंबा अनुभव है। मैं आपके अनुभव से जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये वार्ता चल रही है, और युद्ध में अक्सर होता है कि जैसा कि अभी सुधीर जी ने भी बताया कि जिन इलाकों में कब्जा कर लिया जाता है उनको छोड़ भी दिया जाता है। क्या आपको लगता है जिस बात के लिए लड़ाई शुरू हुई थी नाटो के प्रेजेंस को लेकर के, क्या आपको लगता है कि वो एक मुख्य मुद्दा तो होगा ही, लेकिन क्या यूक्रेन जो है वो अपने हितों की बात जब करेगा तो क्या रूस उस पर राजी होगा, या यूक्रेन को अपने हितों से समझौता करके ही ये शांति वार्ता जो है सफल करानी होगी? देखिए मुकेश, जब भी कभी कोई शांति वार्ता होती है, युद्ध रोकने के लिए होती है, तो दरअसल एक पक्ष ऐसा होता है जो कि थोड़ा मजबूत होता है, एक दूसरा जो होगा थोड़ा सा हम लोग मानेंगे कि वीक होगा। लेकिन कोशिश यही रहती है कि जब हम टेबल पर आते हैं तो दोनों अपनी अपनी एक्सर्ट करने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारी डिमांड है उसको पूरा कर लिया जाए। अब पुतिन ने बोल दिया है कि भारत, चीन और ब्राजील जो है वो मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमारी शर्तें वही रहेंगी जो इस्तांबुल में 2022 में जब शुरुआत में टर्की ने जो है रखी थी, शांति वार्ता की शुरुआत की थी, हालांकि वो पूरी नहीं हो पाई थी, विफल रही। उसमें उन्होंने शर्तें क्या रखी थी कि एक तो ये कि डॉनबास का एरिया जो यूक्रेन का 1/3 एरिया है, एक यह हिस्सा है, उस पर जो क्योंकि रूस ने कब्जा किया हुआ है, तो वहां से उसकी यूक्रेन की सेना जो कोशिश कर रही है कि कब दोबारा से कब्जा किया जाए, तो यूक्रेन की सेना पीछे हट जाए वहां से। एक शर्त तो बड़ी शर्त यही थी, और दूसरी शर्त जो आपने बताई नाटो वाली थी कि नाटो में शामिल नहीं होगा। लेकिन जेलेंस्की साहब कह चुके हैं कि जब तक कि रूस खाली नहीं कर देता है डॉनबास का एरिया, तब तक हम लोग मानेंगे नहीं, इस बात को हम लोग शांति वार्ता के लिए नहीं मानेंगे। अब जब चल रही थी 2.5 साल से, उन्होंने कुर्स्क में जाके, जो रशिया का एक एरिया है, उसमें 1200-1300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उस पर कब्जा कर लिया उन्होंने। अब
जेलेंस्की को ये लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया हूं कि मैं अब नेगोशिएट कर सकता हूं टेबल पर जाकर पुतिन के साथ कि अगर आपको ये कुर्स्क का एरिया चाहिए जिस पर हमने कब्जा कर लिया, जो 500 किलोमीटर की दूरी पर है मॉस्को से, तो वो डॉनबास का कुछ एरिया जरूर आप मेरे को छोड़ दें। तो ये अब कहीं ना कहीं ये स्थिति बन रही है कि दोनों देश तैयार हो जाए। पुतिन को भी लगने लगा है कि अब 2.5 साल से चल रहा है युद्ध, अब इसका आखिरकार निर्णय क्या होगा। इतनी बड़ी संख्या में युद्ध सामग्री जो है, हथियार जो है वो यूक्रेन को मिल रहे हैं, तो किस तरह से आप उसको जो एरिया आपके पास है उसी को पहले आप कब्जा के रखें, उस पर ही अपने अधिकार बना के रखें, फिर आगे आप बढ़ सकते हैं। और यूक्रेन को भी इतना लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में उनके लोगों की मौत हो चुकी है, उनके जो सैनिक मारे जा चुके हैं, उनके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब इसको समाप्त किया जाना चाहिए। अमेरिका में इलेक्शन आने वाले हैं, ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि जैसे ही मैं आऊंगा तो ये युद्ध खत्म करा दूंगा, आपको कोई सपोर्ट नहीं करूंगा, यानी कि यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करूंगा। तो जेलेंस्की को भी ये समझ में आने लगा है कि अब जो है युद्ध को बढ़ाना कोई जरूरी नहीं है, कि दोनों देशों को जो है अब शांति वार्ता के लिए आना चाहिए। लेकिन अब उसके लिए कोई आपको ऐसे देश चाहिए, ऐसी टेबल चाहिए जहां पर आपको विश्वास हो। तो पुतिन को बहुत कम ही देश है जहां पर विश्वास है, भारत उनमें से एक है, उनकी दोस्ती है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, तो इसलिए वो चाहते हैं कि भारत इसमें करे, आए, उसमें मेडिएशन करे। जेलेंस्की शुरुआत में हमने देखा कि यूक्रेन कितना आगे कह दिया था कि जो पेट्रोल डीजल आपको मिलता है रशिया से, उस पर ब्लैक लगा हुआ है, इतनी बड़े बड़े बयान उन्होंने दिए थे। लेकिन अब 2.5 साल बाद उनको भी समझ में आने लगा है कि भारत ऐसा देश है जो क्रेमलिन में जाकर, जैसे हमारे सुदर्शन जी ने कहा कि ये युद्ध नहीं है, इसी तरह से जब वो 8 जुलाई को गए प्रधानमंत्री मोदी, क्रेमलिन में जाकर उन्होंने बोल दिया कि जो आपको हॉस्पिटल के ऊपर जो अटैक करते हैं, बच्चों के हॉस्पिटल पर अटैक करते हैं, उससे मुझे दर्द होता है। ये बात कहीं ना कहीं जेलेंस्की को, यूक्रेन को लगा कि भारत जो है वो सिर्फ एक तरफा नहीं है, रशिया की तरफ ही नहीं है, वो इस युद्ध को रुकवाना चाहता है। और इसीलिए जेलेंस्की भी तैयार हुए और उन्होंने कहा कि अगली जो समिट होगी वो इस ग्लोबल साउथ में होगी। ग्लोबल साउथ यानी भारत में बहुत बड़े चांसेस हैं कि ये समिट हो सकती है जहां पर रूस और यूक्रेन एक टेबल पर आकर बातचीत कर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। मैं सुधीर जी के पास जाऊंगा, लेकिन सुधीर जी मैं कहूंगा अपनी गाड़ी अगर आप कहीं रोक करके अच्छी जगह लगाए, आपके चेहरे पे बिल्कुल लाइट नहीं आ रही, तब तक मैं चक्रपाणी जी के पास जाऊंगा। चक्रपाणी जी, जैसा कि नीरज जी बता रहे थे कि ये दोनों की मजबूरी, क्या आपको लगता है कि दोनों ही देश जब तक तैयार नहीं होंगे, और युद्ध रोकना जो है केवल विश्व के लिए नहीं, दोनों देशों के लिए जरूरी है, लेकिन अब अगर दोनों देश के बीच में चल रहे इस युद्ध को रोकने के लिए पूरी दुनिया वापस सामने नहीं आती है, तो दोनों देशों के लिए भी बड़ी मुश्किल है। वो दोनों देश भी चाहते हैं कि कोई तीसरा पक्ष आए इसे रोके, क्योंकि दोनों के लिए ही मुश्किल हो रही है युद्ध को और आगे खींचना। क्या लगता है कि दोनों देश खुद भी जो है अब चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आए और बीच बचाव करे और हम लोग जो है इस लफड़े से बाहर आए? मुकेश जी बिल्कुल सही है, दोनों देश आज की तारीख में तो डेफिनेटली चाहते हैं। लेट्स एक बात देखते हैं क्यों। एक तरफ देखिए आप, अमेरिका थक रहा है, बहुत पैसे दे दिए, अब उसके बाद पैसे खत्म होते जा रहे हैं। वेस्ट, नेटो, यूरोप, मैं अभी यूरोप गया था 2-2.5 महीने पहले, वहां पे जो इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा है, वहां पे यूक्रेन से बहुत सारे रिफ्यूजीज आए हैं, उनको देखभाल करना है, उनकी क्षमता से बाहर होता जा रहा है, तो वेस्ट भी नहीं कर सकता। ये मत बोलिए 3 F जो कहलाते हैं, फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल। फूड की प्रॉब्लम सारे विश्व में है, फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम सारे विश्व में है, और फ्यूल ना कि सिर्फ गैस और पेट्रोलियम बल्कि न्यूक्लियर फ्यूल के लिए भी पूरा का पूरा नेटो और अमेरिका रशिया के ऊपर निर्भर है। बिना रशिया के उनको न्यूक्लियर फ्यूल में भी तकलीफ होती है, क्योंकि ओनली अदर सोर्स जो बचता है उनके पास वो है ऑस्ट्रेलिया। यहां पे आप एक सिचुएशन दिख रहा है। दूसरा, यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा गैम्बल, बहुत बड़ा रिस्क लिया है ये करके कि हमने कुर्स्क के ऊपर अटैक किया। क्यों? क्योंकि वो चाहता है किसी ना किसी वजह से हमारे पास नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर हमें कुछ ना कुछ तो हमारे पास भी पत्ते हों जिनको हम खेल सकें और बोल सकें कि आप हमारे पास आइए, हमसे समझौता करिए। इसलिए कुर्स्क की एक और खासियत है कि वहां पे एक न्यूक्लियर प्लांट है, और ज़ैपोरिज़िया का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो रशिया के कब्जे में है, और अगर यूक्रेन वहां पे कुर्स्क का प्लांट लेता है तो एक आदान प्रदान की संभावना बनती है। ये जो उसका गैम्बल है ये लगता है कि विफल हो रहा है, क्योंकि उसका जो मूवमेंट आगे था वो तो कोई खास हुआ नहीं है अभी पिछले कुछ दिनों में, लेकिन उल्टा रशिया ने अपने यूक्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि रोज देखिए आप बॉम्बिंग होती है और यूक्रेन उसका जवाब
नहीं दे पा रहा। तो संभवतः यूक्रेन के पास अब और कोई चारा बचा नहीं कि अब आप टेबल पे आए। तो टेबल पे आएंगे तो किसकी टेबल पे आप बैठेंगे? टेबल वही होगी जिसके ऊपर आपको विश्वास होगा कि भाई ये जो भी वहां पे पत्ते खेले जाएंगे हमारे साथ धोखा नहीं होगा, ना ही हमारे साथ नाइंसाफी होगी। वो एक ही टेबल मुझे दिखाई दे रही है, वो है भारत की। और यहीं पे आता है पुतिन का स्टेटमेंट और यहीं पे आता है ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट कि हम ग्लोबल साउथ, वो डायरेक्टली भारत नहीं कहना चाहते इसलिए ग्लोबल साउथ कह दिया। पुतिन ने डायरेक्टली कह दिया कि हम ब्रिक्स की तरफ ध्यान देंगे लेकिन भारत का नाम आगे है। चाइना के ऊपर क्यों नहीं? चाइना के ऊपर इसलिए नहीं कि ना अमेरिका चाइना के ऊपर विश्वास करता है, ना यूक्रेन करता है, ना नेटो करता है। यह मत भूलिए चाइना ने कोशिश की थी, चाइना ने वही कोशिश की थी और वो विफल हुई थी। तो चाइना का तो चांस बहुत कम है। ब्राजील, मुझे नहीं लगता इस वक्त में ब्राजील के अंदर वो क्षमता है कि वो मध्यस्थता कर सके। तो बचता सिर्फ हिंदुस्तान। बिल्कुल हिंदुस्तान, लेकिन नाम तीनों का है। नीरज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो अमेरिका की बात आपने करी, अमेरिका में अभी चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के बाद अगर ट्रंप वहाँ पर आते हैं, जैसा कि ट्रंप पहले से भी कह चुके हैं कि वो उसके बाद जो है मदद करना, यानी युद्ध खत्म करवाए ना करवाए, वो जो अमेरिका जो मदद कर रहा है यूक्रेन की, शायद वो चीज़ बाइडेन के टाइम में जितना हो रहा था ट्रंप के टाइम में ना हो पाए। इस बात को पुतिन भी जानते हैं, रसिया भी जानता है। तो क्या 2 महीने सितंबर में चुनाव नवंबर में हो जाने हैं वहाँ पे, अगर रूस इंतज़ार कर लेता है नवंबर तक, अगर वहाँ पर सरकार बदलती है, तो क्या आपको लगता है कि रूस ये नहीं चाहेगा कि भाई सरकार वहाँ पर बदले, अमेरिका की मदद वहाँ पर कम हो और यूक्रेन पर कब्जा कर ले वो, तो वो क्यों शांति समझौता करे? क्या लगता है ये संभव हो सकता है? देखिए मुकेश भाई, ये अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये शांति वार्ता की, ये महज शुरुआत है। ये अभी शांति वार्ता के लिए टेबल या कोई देश चुना नहीं गया, ये अभी शुरुआत। इसमें एक लंबा वक्त लगेगा, इसमें दोनों देशों को एक सहमति बनाने में लगेगा। अभी तो ज़ेलेंस्की को समझाने में टाइम लगेगा। वो इसी महीने सितंबर में जा रहे हैं यूएन की जो असेंबली है उसको संबोधित करने के लिए, और बाइडेन से भी मिलेंगे। और वो साथ में क्या लेके जा रहे हैं? वो अपना विक्ट्री प्लान लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा है ये सब बातचीत चल रही है कि हम शांति वार्ता करेंगे, हम युद्ध रोक देंगे, भारत को इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे, ग्लोबल साउथ को कर लेंगे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? मैं विक्ट्री प्लान लेके बाइडेन के पास जा रहा हूँ और इस विक्ट्री प्लान से हम लोग जो है, जो अपना क्रीमिया है या फिर जो डॉनबास का एरिया है जो रशिया ने कैप्चर किया, उन सबको वापस ले लेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने डिमांड करने के लिए जा रहे हैं कि आप हमें और लॉन्ग डिस्टेंस वेपन्स दे दीजिए, हथियार दे दीजिए, जो आपने अटैम्प्ट्स दिए हैं उसके साथ साथ और भी कोई वेपन्स दे दीजिए, ताकि हम लोग कीव से बैठ के सीधे मॉस्को पर अटैक कर सके, या फिर और भी जो इंस्टॉलेशंस हैं रशिया के इंटीरियर में, हिंटरलैंड में, वहां जाकर अटैक कर सकते। ये विक्ट्री प्लान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुर्स्क में देख लिया कि कुर्स्क में कैसे जो यूक्रेनी सेना है और जो उनके विदेशी जो सैनिक उनका साथ देते हैं, जिन्हें हम किराए के सैनिक बोलते हैं, पैरा एसएफ के कमांडोज होते हैं अमेरिका के, पोलैंड के, सब नाटो कंट्रीज के, इन सब ने जाके कुर्स्क के एक बड़े एरिया को कैप्चर कर लिया। तो इसलिए अब ज़ेलेंस्की को ये लगने लगा है कि हम अगर इसको इस एरिया को कैप्चर कर सकते हैं रशिया के, तो कहीं और भी कर सकते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। तो इसलिए अभी ज़ेलेंस्की को भी समझाना, और ज़ेलेंस्की साहब कह चुके हैं हम तो जब तक बातचीत करेंगे नहीं जब तक कि डॉनबास का एरिया रशिया छोड़ेगा नहीं। और हम लोग जानते हैं कि वो एक चौथाई के करीब पूरा हिस्सा है यूक्रेन का, रशिया कभी नहीं छोड़ेगा, क्रीमिया को कभी नहीं छोड़ेगा, रशिया नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए अभी समझाने का टाइम लगेगा, इसलिए अभी हम ये नहीं मान सकते हैं। और पुतिन भी ये, उनको भी पता है ये टाइम लगेगा इसमें, बिल्कुल जो भी बातचीत होगी। तो इसलिए अभी वो इलेक्शन तक इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में ट्रंप जीत कर आते हैं। ट्रंप जीत के आते हैं तो वैसे युद्ध खत्म हो जाएगा, ये आप मानकर रख लीजिए मुकेश जी। अगर कमला हैरिस जीत के आती है तो कमला हैरिस आप कह सकते हैं कि वो सपोर्ट करेंगी। बिल्कुल, और कुल मिलाकर अगर ऐसा होता है तो साफ लगेगा ये जो यूक्रेन जो रूस के साथ लड़ाई लड़ रहा है वो दरअसल अमेरिका वो लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए वहाँ पर अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो उसका सीधा असर यहाँ पर दिखेगा। वापस चलते हैं चक्रपाणी जी के पास। चक्रपाणी जी, मेरा एक सवाल है यहाँ पे, और मैं राजपूत जी से भी, धीरज राजपूत से भी यही सवाल है मेरा, कि जिस चीज़ को माना गया था, जब सुधीर जी जुड़ गए हैं तो मुझे लगता है कि सुधीर जी से शुरुआत करनी चाहिए। पहुँच गए घर सुधीर जी। ये जो जिस तरीके से मध्यस्थ के रूप में 3 देश का नाम आगे आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोनों देश इस पर राजी हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि यूक्रेन भी अपनी तरफ से किसी दूसरे देश का नाम प्रस्तावित करेंगे? क्योंकि ये जो तीनों देश हैं, ऐसा लग रहा है ना कि भारत को अगर छोड़ दें तो ये दोनों देश ऐसा लग रहा है कि वो रूस की तरफदारी करेंगे, या एक निष्पक्ष इमेज जो है वो उस तरीके का एक वाइब जो है वो शायद मुझे लग रहा है कि यूक्रेन चाहेंगे कि अपनी तरफ से। क्या आपको लगता है कि यूक्रेन भी अपनी तरफ से किसी मध्यस्थ देश का नाम प्रस्तावित कर सकता है?
देखिए, यूक्रेन मध्यस्थ देश का नाम प्रस्तावित कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि आप जो अभी की परिस्थिति है, जो वैश्विक सुरक्षा आर्किटेक्चर है, उसमें अमेरिका का सहमति बहुत ही आवश्यक है यूक्रेन के लिए। तो अमेरिका को भारत के लिए कोई असहमति नहीं है, और अमेरिका जानता है कि भारत अगर मध्यस्थ के ऊपर वाले तीनों में से ऊपर रह के ये मध्यस्थता करता है, तो भारत का न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक में एक प्रभाव बनेगा। भारत का वसुधैव कुटुंबकम वाली जो एक स्ट्रेटेजिक फिलोसफी रही है, वो काफी सफलता के तौर पर जाएगा। निश्चित तौर पर आप ये भी समझिए कि युद्ध विराम मध्यस्थता तभी सफल होगी जब यूक्रेन और रूस दोनों की सहमति, इसमें दोनों की सहमति आवश्यक है। तो ये तीनों मध्यस्थ जो भी कार्य करेंगे, ये दोनों रूस और यूक्रेन दोनों से सहमति लेंगे, दोनों सहमति देंगे, तभी एक शांति घोषणा हो सकती है। और मुझे लगता है कि यूक्रेन अभी जो, चूंकि रूस ने कह दिया है कि ये तीनों पर वो विश्वास करता है, तो यूक्रेन को इसमें बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अब एक चीज, ये तो विश्व की बात हुई, दोनों देशों की बात। मैं अगर अपने इंटरनल हिंदुस्तान की बात करूं, तो एक तो आर्थिक मोर्चे पे जो नुकसान विश्व को हो रहा है, या जो सप्लाई चेन टूटने से उसका नुकसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत को भी हो रहा है, मैं आर्थिक मोर्चे की बात छोड़ दें। अगर मैं पॉलिटिकल फ्रंट पे बात करूं, मैं नीरज जी आपसे मैं जानना चाहता हूं, पॉलिटिकल फ्रंट पे अगर हम बात करें, तो भारत को अभी चूंकि 2 राज्यों में चुनाव है और विपक्ष जो है हमेशा हमले करता रहता है इस तरह की चीज़ों की, जो मोदी जो है विदेश में ही रहते हैं, देश से बाहर। क्या आपको लगता है इसमें अगर भारत को सफलता मिलती है, या भारत को दोनों देश स्वीकार कर लेते हैं आधिकारिक तौर पे, तो इसका कोई आपको लगता है कि राजनीतिक फायदा, या पार्टी के भीतर में मोदी का जो कद, देश के भीतर में, विश्व के भीतर में जो मोदी का कद बढ़ेगा, इसका पॉलिटिकल फायदा भी आपको लगता है कि होगा? देखिए, पॉलिटिकल फायदा तो मिल सकता है, लेकिन इसका हम लोगों को एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी या किसी गवर्नमेंट से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, इसको पूरे भारत से जोड़कर देखना चाहिए। मुकेश, आपको बता दूं, अगर भारत ये पहल करता है रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए, तो आपको बता दूं 70 साल बाद कोई ऐसा युद्ध होगा विश्व स्तर पर जिसमें भारत सीधे जो है इन्वॉल्व कर रहा होगा। आज से पहले 1950-53 में जो कोरियन वॉर हुई थी, जो कोरियाई प्रायद्वीप में जो लड़ाई हुई थी नॉर्थ कोरिया और उत्तर कोरिया में, उसमें भारत की सेना ने उसमें जाकर मीडिएशन किया था। दोनों देशों के प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो युद्ध बंदी थे, उन दोनों को वापस भेजा था। दोनों एकदम मारने के लिए तैयार थे एक दूसरे को। 3 साल तक लंबा युद्ध चला था। उन सबके बीच में जाके हमारे देश के जो बड़े मिलिट्री कमांडर्स में से एक थे, उन्होंने जाकर वहां पर जो है तिमैया, उन्होंने जाकर वहां पर उस मीडिएशन को कराया था। दोनों के POWs को एक दूसरे को मिलवाया था। उन 70 साल के बाद अगर आप देखेंगे, तो हमारे देश ने कभी भी, भारत ने किसी ग्लोबल किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में कोई रोल नहीं अपनाया। चाहे जो मर्जी कितना होता रहा, बांग्लादेश में कुछ होता रहा, म्यांमार में कुछ होता रहा, अफगानिस्तान में कुछ होता रहा, दुनिया में जो कहीं होता रहा, वो तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। उसका बड़ा कारण था। उसका कारण ये था कि हम जो खुद अपने आप में ही इतना ज्यादा उलझे हुए थे। हम लोग 1962 का युद्ध चीन के साथ, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, और फिर उसके बाद सियाचिन, उसके बाद करगिल, फिर उसके बाद हमारे सामने आतंकवाद, हमारे सामने जम्मू कश्मीर। हम सब इतना उलझे रहे इस डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट में कि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पूरी दुनिया में चल क्या रहा है। क्योंकि जब हम कहते जरूर आए कि वसुधैव कुटुंबकम और पूरी दुनिया एक विश्व है, लेकिन हमने कभी भारत में कभी ध्यान नहीं दिया। और इस बात को लेकर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री जिस बात को क्रिटिसाइज करते थे भारत के लिए कि आप इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना आपके पास है, इस सब के बाद रिसोर्सेज आपके पास है, इस सब के बावजूद कि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं लेते हैं, आप किसी ग्लोबल स्टेज पर आकर आप कोई मीडिएशन नहीं करते। ये मौका आया है जब कश्मीर में शांति हो चुकी है, धारा 370 हट चुकी है। मणिपुर में जरूर पिछले 1 साल से वायलेंस जरूर हुआ है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट पूरा बाकी एरिया जो है उग्रवाद से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वहां पर मणिपुर में जो वायलेंस है वो जातीय हिंसा है, यानी कि कम्युनिटीज का आपस में लड़ाई है, कोई बाहरी इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये समय बहुत, हम लोग 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस वक्त है, 3री बनने के लिए हम लोग जा रहे हैं। आज की डिप्लोमेसी हमारी कितनी स्ट्रांग बन चुकी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी कितनी स्ट्रांग बन चुकी है, हमारी जो सेना है इस वक्त इतनी बड़ी एक ग्लोबल स्टेज पर हम लोग सब पूरी दुनिया मानती है। मैं वही चीज बिल्कुल सही कह रहे हैं नीरज, बन चुकी है कि अब हम ग्लोबल स्टेज पर ग्लोबल लीडर की तरह हम लोग प्ले करें और अपने देश का नाम रोशन करें और युद्ध को रुकवाएं, तभी हम लोग वासुदेव कुटुंबकम। मैं उसी संदर्भ में कह रहा था कि भारत आज उस, बिल्कुल, हिंदुस्तान और मोदी जी आज उस स्थिति में है कि हम किसी दूसरे देशों के बीच में चल रहे युद्ध के बीच में
मध्यस्थ की भूमिका निभा करके उसे रोक सकते हैं और विश्वगुरु बनने की राह में। मैं उसी में करती, यह जो इमेज जो भारत की बन रही है और मोदी की बन रही है, तो कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल फायदा, चूंकि जो लोग पॉलिटिकल राजनीति, चुनावी राजनीति में होते हैं, तो उनका एक उद्देश्य तो होता ही कि कहीं ना कहीं इसका फायदा उठे, इसका कहीं ना कहीं फायदा मिले। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे, अगर उनको फायदा अगर मिलना है तो क्यों नहीं ले। अगर उनके रिजिम में हो रहा है ये, उनके नेता ऐसा कर रहे हैं, तो पार्टी के लोग उठाएंगे इसका फायदा। मैं उस संदर्भ में कह रहा था। मैं चक्रपाणी जी आपसे और यही चीज सुधीर जी से जानना चाहूंगा। चक्रपाणी जी, देखिए सुधीर जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, और नीरज जी ने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए हमारी जो ताकत है, हमने कभी अपने ताकत के हिसाब से, अपने वजन के हिसाब से, है ना, बॉक्सिंग बाउट में कभी हिस्सा नहीं लिया। हम बहुत नीचे, बहुत पीछे हमेशा रहे। आज की तारीख में हमारी जो ताकत है, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रेंथ हो, चाहे वो सॉफ्ट पावर हो, चाहे वो डिप्लोमेसी में हमारी स्ट्रेंथ हो। आप ये देखिए, वसुधैव कुटुंबकम हम कहते कहते वो सब तो हम कहते रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसके ऊपर हम चलते हैं। वैक्सीन हमने दी पूरे विश्व को, दवाइयां हम देते हैं, जहां भी आपदा आती है सबसे पहले हम पहुंचते हैं। सब काम तो हम कर रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो हमको रोक रही थी? हमें रोक रही थी पॉलिटिकल विल। और आपने बिल्कुल सही कहा है, एक पॉलिटिशियन को अगर अपने आप में कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं दिखेगा, वो कोई काम नहीं करेगा। यहां पे देखिए, इस युद्ध से इंडिया को आर्थिक रूप में बहुत फायदे हुए। चाहे वो सस्ता तेल लिया, यहां पे हमारी इकोनॉमी बढ़ी। हम यही तेल रिफाइन करके वापस यूएस और यूरोप को बेचते हैं। बिल्कुल राइट। चाहे वो आत्मनिर्भर की तरह, देखिए कितनी आगे हम पहुंच चुके। एक समय था Su-30 MKI के लिए जो हम कहते थे सुपर सुखोई बनाएंगे, उसके लिए हमें रूस चाहिए था। आज 90% तक वो हम खुद करेंगे। आज हम रशियन इक्विपमेंट के मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल्स के हब बन गए हैं। बिल्कुल। यूक्रेन और भी देखिए, वो अपना जो मेरीन गैस टर्बाइन इंजन है, उसकी उत्पादन क्षमता हमें बेचने को तैयार है। भारत फोर्स ने एक डील साइन किया है यूक्रेन की कंपनी के साथ, अभी जब मोदी जी वहां गए थे। तो दिखाई दे रहा है कि इंडिया की जो आर्थिक स्थिति है वो इस युद्ध की वजह से बढ़ी है, घटी नहीं है। हमने उसका पूरा फायदा उठाया है, और इस वजह से सारे के सारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में हमारा डंका बजाया जाता है। और लोग कहते हैं, देखिए अगर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अगर है कहीं पे, तो वो भारत की है। भारत, बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट? कहां पे आके आपको एक तरह से एग्रीमेंट लाना है? बिल्कुल है ना, नीरज जी ने सही कहा। यहां तक यूक्रेन है, यूक्रेन कहता है कि आप हमारी जगह खाली करें। नहीं सिर्फ डॉनबास, लुहांस्क वो खाली करें, बट क्राइमिया भी खाली करें। क्राइमिया कभी खाली नहीं होगा। ये तो एक रेड लाइन है जहां तक रशिया का सवाल है। दूसरी रेड लाइन रशिया के लिए है कि नेटो में यूक्रेन नहीं जाएगा। तीसरी रेड लाइन है कि हम आपको, जितने हमने मेहनत से डॉनबास, लुहांस्क, वो सारा एरिया हमने कैप्चर किया है, इसको हम जाने नहीं देंगे। इसके लिए वो कहेंगे ठीक है साहब, हम ये एग्री कर लेते हैं कि ये ऑटोनॉमस रीजन आप बना दें, चाहे पॉलिटिकली यूक्रेन के अंडर आएगा, लेकिन ऑटोनॉमस होगा। और इसकी बाउंड्री जो है वो होगी नीपर रिवर, जो नीपर नदी है। बिल्कुल। नीपर के एक तरफ यूक्रेन, एक तरफ इधर, और इसके बीच में क्या होगा? ये तो खैर अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज में चर्चा है, कौन क्या रखेंगे। मुझे लग रहा है कि मिलकर के बातें होंगी, क्योंकि ये तो बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। सुधीर जी, क्या आपको लगता है ये तो बहुत इनिशियल स्टेज में अभी तो बात हुई कि कौन से देश मध्यस्थता कर सकते हैं। अब जब बात बढ़ेगी तो मुझे लग रहा है कि इसमें टाइम नहीं, कितना वक्त लग सकता है, और अभी आप इस पूरे मसले को किस स्टेज पे देखते हैं? देखिए, आपने पीछे 2 सवाल इनसे पूछे थे, मैं भी उस पर एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। जी। पॉलिटिकल पार्टीज तो फायदा लेंगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को राष्ट्रहित में विदेश नीति के मामलों पर थोड़ी उदारता दिखानी चाहिए, और उसको पॉलिटिकल इश्यूज नहीं बना के राष्ट्रहित का इशू बना के करना चाहिए। कोरिया युद्ध के बाद हम पहली बार मध्यस्थता करें, अगर ये सफल रहा तो आधुनिक युग में भारत का विश्व के राजनीति में बहुत ही ग्राफ ऊपर जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेट का जमाना है और इसका फायदा हमको हर तरीके से मिलेगा। दूसरी बात जो मध्यस्थता की है, उसके स्टेज की है, तो निश्चित तौर पर ये स्टेज काफी गंभीर है। अब
क्योंकि मोदी जी, मैं बार बार दोहराऊं कि मोदी जी यूक्रेन गए रसिया के कुछ हफ्तों बाद, तो दोनों तरफ से बात हुई और कुछ कंक्रीट एश्योरेंस मिला, तब वो आगे बढ़े। यूक्रेन बिल्कुल पहुंचे। बिल्कुल। तो अब है कि जैसा कि हमारे चक्रपाणी जी ने बताया कि स्थिति बहुत ही भयावह है, इतना आसान नहीं है, उसमें नेगोशिएशन होगा, हार्ड बार्गेन होगा, और निश्चित तौर पर यूक्रेन नहीं चाहेगा कि उसका कोई भी हिस्सा रसिया के अंदर रहे। ऑफ कोर्स क्राइमिया तो उन्होंने 2014 में ही कब्जा किया है, तो बिल्कुल। वो तो अब रेड लाइन होगा ही, डिफेंडेबल रेड लाइन होगा। लेकिन अभी जो डोनबास वगैरह सारा कब्जा किया है 2022 ऑनवर्ड्स, ये जो है हमको लगता है कि यूक्रेन को रसिया को देना होगा, क्योंकि रसिया ने जब इच्छा जाहिर की है कि मध्यस्थता हो, तो कहीं न कहीं रसिया की कमजोरी को भी आप समझिए, उदारता के साथ साथ। तो चूंकि 80,000 तो ऑफिशियली रशियन आर्मी मारी गई, बिल्कुल यूक्रेन में जो नुकसान हुआ है वो अपने आप में अनूठा है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि दोनों तरफ से ग्रीन सिग्नल है, और अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 महीने में मुझे लगता है ये मध्यस्थता हो जानी चाहिए। बिल्कुल। एक जो चीज़ आपने इशारा किया, मैं नीरज राजपूत से मैं ये जानना चाहूँगा कि जब ये लड़ाई शुरू हो रही थी, जब 2022 में, तब ऐसा लग रहा था कि रूस तो 1 सप्ताह में पूरा निपटा देगा सब चीज़, उसके बाद जो है फिर कब्जा करके वहाँ सरकार अपनी पसंद की बना लेगा। फिर जो चूँकि रूस तो बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई खींच रहा है, खिंचते खिंचते जिस स्टेज पे आ चुका है, ऐसा लग रहा है कि रूस की कमजोरी धीरे धीरे सामने आ रही है और उससे भी रूस परेशान है कुछ। नीरज। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो शुरुआत में जब रशिया ने अटैक किया, हालांकि वो कहता है कि आक्रमण नहीं, वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम देता है उसको, उसमें काफी पूरी दुनिया ने, भारतीय सेना ने भी उसको स्टडी किया है कि रशिया के जो ऑपरेशन थे और जो उन्होंने अटैक किया, उसमें काफी खामियां पाई गई थी उसमें उनका। और अब खुद पुतिन ने भी कहा, और ये ऐसा लगता है कि दरअसल जैसे क्रीमिया में, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा, 2014 में जब उन्होंने क्रीमिया पे अटैक किया था, तब इन्होंने अपने टैंक लेकर गए थे, अपने कुछ स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज गए थे, और इन्होंने जाके क्रीमिया पर कैप्चर कर लिया। यूक्रेन की जो आर्मी थी और नेवी थी, उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो एक बुलेट फायर नहीं हुई थी वहां पर। तो ये शायद पुतिन को ऐसा लगता था कि अब इस बार भी हम लोग जाएंगे यूक्रेन में, कीव पर जाएंगे अटैक करने के लिए, तो वो सरेंडर कर देंगे, यूक्रेन की आर्मी सरेंडर कर देगी और ज़ेलेंस्की कहीं यूरोप या अमेरिका भाग जाएगा। ये ऐसा प्लान था पुतिन का। वो चाहते नहीं थे कि युद्ध हो, और इसीलिए एक अनप्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड आर्मी नहीं थी जो गई थी वहां पर। हम लोग देख रहे थे कि कॉन्स्क्रिप्ट्स गए थे वहां पर, यानी कि जो सोल्जर्स नए होते हैं, जो रिक्रूटमेंट जिनकी होती है कुछ समय के लिए, वो उन सोल्जर्स को उन्होंने भेज दिया। उनके पास फ्यूल नहीं था, उनके पास राशन नहीं था, लॉजिस्टिक सपोर्ट उनके पास नहीं था। ऐसे समय में अटैक किया गया जब बर्फ पिघली नहीं थी, पिघल रही थी, हल्की हल्की पिघल रही थी, ठंड के मौसम में उन्होंने अटैक किया 24 फरवरी को। तो वहां पर जाके टैंक फंस गए उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। और साथ ही उन्होंने अपने जो एफएसबी है, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके करीब करीब 100 के करीब जो उनके जासूसी एजेंट जिनको बोलते हैं, जो यूक्रेन में तैनात थे, उनको सबको बर्खास्त कर दिया गया कि आपने बताया क्यों नहीं कि ये यूक्रेन इतना पावरफुल हो चुका है। यूक्रेन को 2014 के बाद से अमेरिका ने, नाटो कंट्रीज ने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था, जिसके बारे में रशिया को बेखबर था, या आपको पता ही नहीं चल रहा था कि आपकी केजीबी एक के टाइम में इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि कितना स्ट्रॉन्ग कर दिया उन्होंने आपको। और रशिया क्या कर रहा था, कन्वेंशनल यानी पारंपरिक युद्ध जो होता है उस शैली में गया था लड़ने के लिए, टैंक के साथ, तोप के साथ, आर्मर्ड व्हीकल, इन्फेंट्री सोल्जर्स जा रहे हैं। उसको पता ही नहीं था कि यूक्रेन के पास इतना अनकन्वेंशनल वेपन्स है, उसके पास ड्रोन्स उसके पास इतने हैं। उन्होंने इतने ड्रोन्स मारे कि उनके सारे टैंक छोड़कर भाग गए, सारे सैनिक भाग गए। लेकिन फिर बाद में जब रशियन आर्मी, क्योंकि हम लोग जानते ही बहुत पावरफुल आर्मी है, उनको समझ में आया कि ये ऐसे सरेंडर करने वाली नहीं, तब जाकर उन्होंने जो है अपनी आर्मी को मतलब रियल अटैक तब किया जब पहले स्टेप में हार गए, तब रियल अटैक हुआ। यस, तो तभी तो उन्होंने वो इस्तांबुल में जो मिन्स्क में जो बातचीत हुई थी, वो तभी इसलिए पुतिन मान गए थे कि भाई हाँ हम लोग चलो बातचीत करते हैं इनसे। तो उनको जब सेटबैक्स लगे, फिर बाद में जब उन्होंने लगा कि नहीं, और आपको यूके और जो इंग्लैंड है, जो MI6 है और या फिर CIA, इन लोगों ने बहुत स्टडी किया इस वॉर को, और उन्होंने कहा कि नहीं अभी करने की जरूरत नहीं शांति वार्ता, आप रुक जाइए, इसको अभी और खींचते हैं। और खींचते खींचते देखिए 2.5 साल हो गए। तो वेपन्स जो है वो अमेरिका के, नाटो के, कंधा जो है वो ज़ेलेंस्की का है, और वो लड़ रहा है पुतिन के साथ और रशिया के साथ। और लंबा ये अभी लगता है, जो ऐसा आपको सुन करके और पूरे स्टडी अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध विराम जो है रूस की ज़रूरत ज़्यादा है। दुनिया को जरूर लग रहा है कि यूक्रेन की ज़रूरत है, लेकिन जितनी ज़रूरत यूक्रेन की है, मुझे लगता है कि उतनी ही ज़रूरत रसिया के लिए भी है। चक्रपाणी जी। नहीं, मुझे नहीं लगता रशिया की उतनी जरूरत है। ये मत भूलिए, जबकि पूरे नेटो का, पूरे यूरोप का, पूरे
यूएस का इकोनॉमी जो है वो गिर रही है, छोटी होती जा रही है, वहां पे रशियन इकोनॉमी बढ़ी है। वहां रशियन इकोनॉमी का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो इंप्रूवमेंट की तरफ दिखा रहा है। उनका ओवरऑल, वो पहले हो गए थे मिडिल इनकम कंट्री, वो वापस हाई इनकम कंट्री में आ गए हैं। तो रशियन इकोनॉमी तो चल रही है। समस्या ये है चल तो सर भारत को भी तो फायदा ही हो रहा है, तो भारत क्यों चाह रहा है कि भाई युद्ध रुक जाए? क्योंकि भारत को भी तो फायदा है, वो तेल लेकर के रिफाइन करके बेच रहे हैं, तो युद्ध चलते रहने देना चाहिए, रसा को भी चलते रहते देना चाहिए। सुधीर जी आखिरी कमेंट हमारे पास, बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है, हमारे ऊपर प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल सुधीर जी आखिरी कमेंट, हमारे पास समय की कमी है, आखिरी कमेंट। जी देखिए, फायदा तो सबको है, कच्चे तेल हमें भी भरपूर मिल रहे हैं और रोज 2 बिलियन 1 बिलियन हर महीने मान लीजिए कि हमें बच रहा है, हम यूरोप को बेच रहे हैं, अलग से बन जाए है। लेकिन ये फायदा नुकसान नहीं है। तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, इसको रोकना हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। और जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हमारा ग्राफ बढ़ा है तो हम इसको साबित करेंगे और ये स्वर्णिम मौका है और ईश्वर के आशीर्वाद से ये बहुत ही किनारे पर, सफलता के किनारे पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है भारत के लिए भी और वैश्विक मानवता के सुख शांति के लिए। बिल्कुल। और डॉलर की कीमत पर भारत जो है कभी भी शांति को नहीं खरीदेगा, ये हमारा चरित्र है और हम इस चरित्र को दिखाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए सुधीर जी आपका, नीरज राजपूत जी आपका और चक्रपाणी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। युद्ध तो रुकेगा कैसा, इसके लिए मध्यस्थ देशों का चयन होना है। 3 देशों का चयन हो चुका है, हो सकता है यही 3 देश जो है इस वार्ता को आगे ले जाए और युद्ध जो चल रहा है अभी उसको युद्ध विराम की तरफ लेके चले। और मोदी है तो मुमकिन है, जैसे हम कह रहे हैं, क्योंकि मोदी ही एक ऐसे चेहरे हैं विश्व में जिसको दोनों ही देश अपनी तरफ से एक्सेप्ट कर रहे हैं मध्यस्थ के रूप में। लेकिन जो जर्मन और चीन है उसकी के लिए सहमति यूक्रेन की तरफ से आना भी बाकी है। हो सकता है यूक्रेन स्वीकार कर ले या अपनी तरफ से भी किसी और देश का नाम आगे दे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये युद्ध रुके। ये युद्ध रुकेगा तभी जो है विश्व युद्ध की तरफ जो आगे बढ़ रहा है वो कदम भी रुकेगा और भारत जो है विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।